नारी नारी केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि किसी भी समाज और राष्ट्र की आत्मा होती है। जहाँ नारी स्वस्थ होती है वहीं संस्कृति जीवित रह सकती है और जहाँ नारी सशक्त होती है वहीं एक उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूँ आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक संवेदना है। और जहाँ बात आती है नारी के स्वास्थ्य की, सशक्तिकरण की, वो किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति की एक नींव डालती है। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूरा करने के लिए एक अहम पहल शुरू की है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश से। और आज हम इसी अभियान के बारे में बातचीत करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंजलि चौहान। आप हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंजलि। थैंक यू जी, हम बात कर रहे हैं आज इस अभियान की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। बात की जाए, भारत सरकार द्वारा बहुत से इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है, जहां नारी को जो सेंटर पॉइंट में रखा गया है। तो इस अभियान की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो रेगुलरली भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम चलाती है उसमें इसमें कोई संशय नहीं है कि मातृ एवं शिशु को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो चलते हैं। तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। बट अगर हम अपने समाज की तरफ देखें तो जो महिलाएं होती हैं उनका मेन चिंतन यही रहता है कि उनका परिवार स्वस्थ रहे। महिला कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती है। तो ये भारत सरकार का एक बहुत ही प्रशंसनीय इनिशिएटिव है, जिसके अंडर अब 15 दिन तक केवल नारी की ही बात होगी, नारी के स्वास्थ्य की ही बात होगी। और एक हम लोग एक रीइंफोर्स करेंगे समाज में कि यदि महिला स्वस्थ रहती है तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो स्पेशल सर्विसेज दी जा रही हैं। नारी को एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी की जैसी भूमिका में रखा गया है, जहाँ पर पूरा हेल्थ सिस्टम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देने के लिए कार्यरत है इन दिनों में। बहुत ही खूब। जैसे आपने बताया, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर नारी स्वस्थ है तभी सही मायने में वो परिवार स्वस्थ हो सकता है। और ये बहुत आम देखने को मिलता है कि हमारे घर की महिलाएं, हम अपने परिवार को आगे रखते हैं तो खुद को कहीं ना कहीं हम पीछे रख देते हैं। तो इस अभियान के तहत किस किस तरह की परियोजनाएं चलाई जाएगी, क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत विमेन के लिए किया जा रहा है? इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फैसिलिटीज़ कहाँ चलाई जा रही हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। इंदौर से ये स्टार्ट हुआ, परंतु ये पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया इट वाज कनेक्टेड। सो सभी प्रदेशों में इसी दिन शुरुआत हुई है इस अभियान की और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। अब यदि हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहाँ पर ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, जिसमें कुछ सिविल हॉस्पिटल्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो वैसे 70 हमारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 10 to 19 ईयर्स ओल्ड जो हमारी किशोरियां हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और सारे मेडिकल कॉलेजेस में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो इसमें जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं, टारगेट बेनिफिशरीज़, जैसे कि अभियान से ही लगता है कि नारी प्रथम प्रायोरिटी है। सो महिलाएं एवं शिशु
और 19 साल तक की जो किशोरियां हैं, पूरी महिलाएं जो हैं, उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। परंतु यदि इस अभियान में कोई पुरुष भी आ जाते हैं अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए, उनको कोई मनाही नहीं है, बट ज़्यादा इनकरेजमेंट इसमें इन्हीं लोगों के लिए किया गया है। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारा प्रदेश में है ये इनिशिएटिव, कि हमने ये ध्यान दिया कि हमारे बहुत सारे आशा कार्यकर्ताएं हैं जो कि हेल्थ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, घर घर जाकर दूसरों की हेल्थ के बारे में पूछती हैं। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपना आखिरी जांच कब कराई है, तो वो पता लगेगा कि उन्होंने नहीं कराई कभी। उसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे CDPOs हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, जॉब में हैं, ऑफिसेज में हैं, तो ये महिला कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो इनके लिए भी स्पेशल कैंप्स लगाए गए हैं ताकि ये सारी महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और अपनी स्क्रीनिंग करवा सकें। जी, बात हम महिलाओं की कर रहे हैं, यूँ तो आगे हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन एनीमिया की अगर बात करें, बहुत सामान्य सा लगता है लेकिन एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आता है, ख़ास तौर से हम महिलाओं की बात करें तो एनीमिया के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस अभियान के तहत? अगर एनीमिया की बात करें तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किस उम्र में महिला को इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की कोख से पैदा होता है। यदि माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिक नहीं होती है, स्वस्थ होती है, तो उसका एक स्वस्थ शिशु पैदा होता है। परंतु यदि एनीमिक रही होगी तो वो शिशु जो होता है वहीं से उसको विभिन्न प्रकार की कमियां जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसके कारण 5 साल तक होने तक वो कई बीमारियों का शिकार होता है यदि उसकी ठीक से देखभाल ना की जाए। और यदि फिर भी ये न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट है वो शिशु में ठीक नहीं किया जाए, स्पेशली जैसे गर्ल्स होती हैं, कहीं निगलेक्ट हो जाए, तो आगे चल के जब वो किशोरी बनेगी तो फिर से ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो जाकर इसका विवाह होगा, उसके फिर से वो माँ बनेगी, तो फिर आगे उसका शिशु जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा जब महिला जो होती है 40 साल के ऊपर हो जाती है, पूरा उसका परिवार संपन्न हो चुका है, परंतु यदि वो एनीमिक है तो जो आगे चल के उसकी अब जब वो ग्रो करेगी, वो अपने 60 साल के ऊपर जाएगी, तो बहुत सारी बीमारियां उसको हो जाएंगी बिकॉज शी वॉज एनीमिक। तो इसलिए हर उम्र में महिला जो है वो एनीमिया की शिकार हो सकती है। अब इसके लिए इस अभियान में सबसे पहले हम बच्चों पे आते हैं। तो जो बच्चे हैं और जो हमारी महिलाएं हैं इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप स्पेशली, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप इन सेंटर्स में आएँ और अपनी एनीमिया की जांच कराएं। तो उनकी खून की जांच एक प्रिक से हो जाती है, हीमोग्लोबिनोमीटर्स वगैरह पूरी सप्लाईज अब इस वक्त प्रदेश में पूरी संपन्न सप्लाईज हैं, ताकि जो भी महिला एक बार कदम रख दे अगर हमारे सेंटर में तो उसका एनीमिया की जांच ज़रूर होगी। यदि वह एनीमिक पाई जाती है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है, गोलियों से उसका ट्रीटमेंट होगा या फिर इंजेक्टेबल्स देने पड़ेंगे, तो वो जो भी ट्रीटमेंट है उसको दिया जाएगा एंड वी विल ट्राई कि उसे कंपनसेट किया जाए। इसके अलावा स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जो कि बच्चे स्कूल में रहेंगे इस दौरान और वो हमारी फैसिलिटीज़ तक नहीं आ सकते, उनके लिए स्पेशल टीम्स जो कि RBS के टीम्स हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये टीम्स होती हैं। तो ये टीम्स स्कूल्स में जा रही हैं और स्कूल्स में जाकर वहाँ पे 10 to 19 ईयर्स की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी जांच हो रही है। और यदि जांच में कोई भी एनीमिक पाया जाता है, अगेन उनको मेडिसिन दी जाती हैं। परंतु अगर मेडिसिन से बहुत ज़्यादा एनीमिक है और मेडिसिन से उसका इलाज नहीं हो सकता, तो उसको फिर रेफ़र किया जाएगा टू द नियरेस्ट फैसिलिटी। तो उसके लिए फिर उसे रेफरल को हेल्प करेगी हमारी टीम, ताकि उसको जो इलाज है प्रॉपरली मिल सके। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने एनीमिया में लिए हैं। तो अगर 17 तारीख से आज तक की हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं या किशोरियों का हम लोग एनीमिया की जांच कर चुके हैं। बहुत खूब। और इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि विमेन एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करती है परिवार से लेकर राष्ट्र तक के विकास के लिए। आपने बात की कि गर्भवती महिला होती है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो जो विशियस जो सर्कल है, वो जो चक्र है, वो चलता रहता है। तो मैं इसी पर ही आना चाहूँगी कि गर्भवती महिला के लिए और जच्चे बच्चे की स्वास्थ्य के लिए इस अभियान के तहत क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे जो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं या जब भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट में करते हैं, तो लगभग 5 से 6 प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ गर्भवती महिला को ही फोकस करते हैं।
तो उसके अंतर्गत हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो पहली तिमाही में आकर अपने आप उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीकरण होने का यह फ़ायदा है कि सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। यदि वो पहले तिमाही में ही हम जांच कर लें कि वो एनीमिक है या उसे कोई बीमारी है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आने वाले शिशु में कोई खतरा हो सकता है, तो उसका इलाज वहीं से शुरू हो जाता है। तो जितना जल्दी आए उतना बेहतर है। इसके अलावा जब वह गर्भवती होती है तो उसको 4 बार अपनी जाँच कराने के लिए अस्पताल में बुलाया जाता है और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन है तो हमने सारी डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी से लेकर अभी तक कितनी गर्भवती महिलाएं हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ तो वहाँ पर 400 के करीब गर्भवती महिलाएं हैं जो जनवरी से लेकर सितंबर तक पंजीकृत हैं। तो अब उन्हें ढूंढ कर कि वो एक बार इस अभियान में ज़रूर आए, वहाँ पर उनकी सभी जाँच की जा रही है। तो एक गर्भवती महिला की एनीमिया से लेकर HIV, RTI, STI टेस्टिंग्स, VDRL टेस्टिंग्स, ऐसी कोई 10 प्रकार की जांचें जो होती हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा इस अभियान के दौरान एक हम स्पेसिफिक डेज बना रहे हैं 3 दिन, जो कि केवल गर्भवती महिलाओं के लिए हैं। इसको हम कहते हैं PAMSMA, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये 19 सितंबर और आपका 27 सितंबर और 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि हमारे पंचायत घरों में और हर जगह हमने इसकी पब्लिसिटी करी है। आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, या फिर बहुत सारी सखियाँ होती हैं NRLM के अंडर, तो सभी डिपार्टमेंट्स इसकी पब्लिसिटी करेंगे कि कोई भी गर्भवती महिला किसी भी तिमाही में हो वो आकर वहाँ पर जांच कराए। तो जांच के हिसाब से वही यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका ट्रीटमेंट होगा और आगे उसे रेफरल मिलेगा। बहुत ही खूब। यानी कि ये अभियान एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जो हमने बात की विकसित भारत की, ताकि महिलाएं भी अपना योगदान दे सके। एनीमिया की हमने बात करी, प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, और इसी के ही साथ डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, एक समय होता था जब हम सुनते थे कि एक उम्र के बाद डायबिटीज़ होती है। आज के समय में प्रेगनेंसी की बात करें, उस टाइम भी बहुत बड़ा ये इशू बनकर सामने आता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज़ हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, और अभियान के तहत इसमें भी क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो डायबिटीज़ को अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें, ये एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है। तो जिस तरह से हम समाज में देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड है, टाइप ऑफ फूड है ना, ज़ोमैटो है, स्विगी है। ये ना सिर्फ शहरों में, अभी तो अब गाँवों में भी बहुत जगह ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं कि आप पका पकाया जंक फूड, इंस्टेंट फूड जो है उसको लाएं। जहाँ पर ये इंस्टेंट फूड पका पकाया नहीं आता है, वहाँ पे फिर मैगी है, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एंड क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है तो ज़्यादा हमारा जो ध्यान और कंजम्पशन है वो इसी खाने की तरफ है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आजकल का जो युवा है, बच्चे हैं, वो बाहर स्पोर्ट्स में कम दिखते हैं। ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल्स में बिजी हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। उससे उनका केवल मानसिक तनाव ही नहीं बढ़ रहा, अभी तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। तो जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हम कभी देखते थे कि 40 की उम्र के बाद दिखती थी, वो अब बच्चों में, युवाओं में भी दिख रही हैं। और उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी या फिर हाई ब्लड प्रेशर, वो सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो स्कूल के बच्चों में भी नज़र आते हैं। तो इसीलिए ये जो एज है ना, ये अभी प्रीपोन हो चुकी है। तो इसीलिए इस अभियान के अंतर्गत अब 18 प्लस जितनी भी पॉपुलेशन है जो वहाँ पर आएगी फैसिलिटी में, या जिनको भी हेल्थ सिस्टम के टच में आएंगे, उनकी डायबिटीज़ की जांच हो रही है, ताकि अगर किसी को यंग एज में भी डायबिटीज़ शुरू हो गई है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान ना पहुँच जाए। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसकी भी जांच की जाएगी। तो सभी का 18 प्लस जितनी भी पॉपुलेशन है, इन सभी फैसिलिटीज़ में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आपके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस में उनकी ब्लड प्रेशर की भी जांच की जा रही है। और यदि कोई भी पाया जाता है कि किसी का ज़्यादा है ब्लड प्रेशर कुछ है, तो सबसे पहले उन्हें लाइफस्टाइल के लिए काउंसलिंग दी जाएगी। यदि फिर भी नहीं होता तो 15 दिन या फिर 1 महीने के फॉलोअप के बाद उनको फिर दवाइयाँ भी शुरू की जा सकती हैं। और इसमें सबसे खूबसूरती इस अभियान
कि ये है कि जो लोग जिनकी भी टेस्टिंग हो रही है उनकी एंट्री एक पोर्टल में हो जाती है। तो अब जो पोर्टल है उसमें लाइन लिस्टिंग हो जाती है कि ये सपोज़ रीना आई है, उसकी उम्र अभी 26 वर्ष है, यहाँ उसका एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है और उसमें ये शुगर ज़्यादा पाया गया या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया गया। तो ऐसा नहीं कि अभियान ख़त्म होगा तो हम रीना को लूज़ कर देंगे। उस लाइन लिस्ट के हिसाब से अभियान के बाद उन्हें बुलाया जाएगा, फिर से उनकी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि यदि वह लाइफस्टाइल चेंज से उनका कंट्रोल हो गया है तो ठीक है, अन्यथा उनको मेडिसिन पे डाला जाएगा। तो वी विल नॉट लूज द पेशेंट्स। जो भी यहाँ आइडेंटिफाई होंगे इस अभियान में उनको हम लूज नहीं करेंगे। तो दैट इज़ द ब्यूटी। बहुत ही खूब, यानी कि ऊपरी लेवल पर काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल अंदर तक जाकर जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाया जा रहा है। एक आपने बहुत खूबसूरत बात कही और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बीमारी को सिर्फ डील नहीं किया जा रहा है दवाई देकर। आपने काउंसलिंग की बात की, तो जो एक कैंप्स लगाए जा रहे हैं या जितनी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, कितनी जागरूकता है लोगों में, किस तरह से ले रहे हैं वो इस अभियान को? जैसे आपको मैंने एक आंकड़ा बताया था अभी कि 3 लाख से अधिक लोग तो इनकी अनीमिया की ही स्क्रीनिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारे 4 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अभियान से जुड़ चुके हैं और हमारा एम है कि हम 8 लाख की पॉपुलेशन इस अभियान में कवर करेंगे। तो इसकी सरकार द्वारा डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। रोज़ हर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने कितनी कवरेज करी है। तो सबको हमने प्रत्येक दिन का टारगेट दिया हुआ है ताकि हमारी 8 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस अभियान के दौरान स्क्रीन हो जाए। तो उससे क्या रहता है कि बाहर फील्ड में भी ऐसा लगता है कि बड़ी ही हमें इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती और बहुत ही सीरियसली इसको हमने लेना है। तो इस तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 8 लाख से अधिक जो पॉपुलेशन है वो हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस मार्केटिंग टाइप की जा रही है इस अभियान की। होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, आपके जिंगल्स के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, कहीं पर माइकिंग हो रही है और ज़्यादातर जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं वहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। और ये पहला अभियान है जिसमें केवल हेल्थ डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, अपितु डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपके WCD हैं, आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, आपके NRLM हैं, आपके अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी लोग 15 दिन तक स्वास्थ्य और महिलाएं इन्हीं की ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी का नतीजा है कि हमारे पास इतना सारा जो फ्लो है लोगों का आ रहा है, एटलीस्ट वो इतने जागरूक हैं कि हम जाकर एक बार अपनी स्क्रीनिंग करा दें। तो उस तरह से हम मिड ऑफ अभियान में पहुंचे हैं। तो काफ़ी हमें लगता है कि हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जी, इन सब के साथ ही साथ एक और चीज़ बात हम जिसकी करेंगे वो है कैंसर। बहुत तरह का कैंसर देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से विमेन की अगर हम बात करें तो किस तरह के आंकड़े हैं हमारे प्रदेश की? अगर बात करें किस तरह का कैंसर विमेन में ज़्यादा देखा जा रहा है और उसकी स्क्रीनिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? तो देखिए, हमारे यहाँ पर 3 प्रमुख टाइप के कैंसर्स हैं जो विमेन में देखे जाते हैं। इसमें बहुत कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, आपका सर्वाइकल कैंसर जो कि गर्भाशय का कैंसर होता है, रादर गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है। सो ये भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा ओरल कैंसर्स। सो ओरल कैंसर ज़्यादातर तंबाकू से या फिर सिगरेट स्मोकिंग से, टोबैकोज रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, परंतु वो भी विमेन में पाए जाते हैं। तो ये एक मिथ होती है कि ओरल कैंसर विमेन में नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, विमेन में भी होते हैं ओरल कैंसर्स। तो ये 3 प्रकार के कैंसर्स हैं जो प्रमुख होते हैं और इनकी जो स्क्रीनिंग फैसिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग जो हमारे CHOs हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उस लेवल तक हो चुकी है। तो जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी जो बेसिक यूनिट है वहाँ पर भी स्क्रीनिंग कैंसर्स की जा रही है। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग आपकी किसी फैसिलिटी में अवेलेबल ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास एक लेबर टेबल होना चाहिए जहाँ महिला को लेटाया जाएगा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो कि, और रिएजेंट्स होने चाहिए और ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर कैंसर सर्वाइकल स्क्रीनिंग की फैसिलिटी ना हो, अदरवाइज जो ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर है वो हर फैसिलिटी में
हो रहा है। और सभी का, जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, मतलब एक सब सेंटर लेवल पर भी अगर कोई महिला आती है तो उसका ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर तो स्क्रीन हो जाता है। परंतु यदि हिस्ट्री जो होती है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की अपनी एक हिस्ट्री होती है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर्स में, जैसे कि बार बार सर्वाइकल इरोजन की हिस्ट्री होना, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना, या फिर मल्टी ग्रेविडा कोई लेडी है होना, या फिर आपके सर्विक्स से गंदा पानी चल रहा है, नीचे गंदा पानी, सफ़ेद डिस्चार्ज है, तो इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो ले ली जाती है। तो यदि वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाती है कि इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो उसको फिर दूसरी फैसिलिटी में रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर कि उसकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी हो जाएगी। जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि आदर्श स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा जो CHC लेवल है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर तो जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग की भी फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है, तो उनकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो अभी अगर हम कैंसर स्क्रीनिंग की बात करें तो मोर दैन 35,000 से अधिक महिलाएं हैं जिनकी विभिन्न प्रकार की कैंसर स्क्रीनिंग अभी इस अभियान के तहत हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि महिलाएं आगे आएँ और उन्हें एक ही छत के नीचे सारी उनको स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इंक्लूडिंग द कैंसर स्क्रीनिंग, तो वो इस फैसिलिटी को आए और अवेल करें। जी, ये तो इस अभियान की बात है, लेकिन अगर बात करें ख़ास तौर से सर्वाइकल कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, तो क्या कुछ ऐसी कुछ टेक्निक है कि हम डे टू डे बेसिस पर खुद भी चेक करें, या ताकि हमें सिम्टम्स पता चल पाए और हम समय पर जाकर जांच करा सकें? तो देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें यदि आपको कोई सिम्टम नहीं है, जो मैंने अभी बताया आपको कोई परेशानी नहीं है, तो 40 साल के बाद एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है। तो वो आपको एनुअली साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार करवा लेना चाहिए आफ्टर 40 ईयर्स। ठीक है, इसकी कोई खुद से जांच नहीं की जा सकती। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम्स हों कि आपका रेगुलरली डिस्चार्ज चल रहा है, गंदा पानी चलता है, या आपको उस जगह पे परेशानी है, दर्द है, जलन है, कुछ इस तरह की कोई परेशानी है, या आपको कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हुई हैं, आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो आप एक बार 40 से पहले भी जाकर अपनी जांच करा लें अगर आपको लगता है कि आप रिस्क में आ रहे हैं। अब जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी सेल्फ एग्जामिनेशन उसका ज़रूर हो सकता है, और स्पेशली ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। तो यदि आपके परिवार में आपकी किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, जैसे कि आपके मम्मी हैं, नानी हैं, मासी, चाची, मासी, जो ब्लड रिलेशंस में है, एंड दे आर अ फीमेल ऑफ दैट फैमिली, तो यदि आपको इस तरह की हिस्ट्री हुई तो उन्हें 18 साल के बाद बच्चियों को अलर्ट रहना चाहिए, और उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट की तकनीक होती है जो कि आराम से सीखी जा सकती है। देखिए, यूट्यूब पर भी आप सीख सकते हैं उसको कि किस तरह से ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और ब्रेस्ट को एक्सपोज करें, और विभिन्न मतलब पोजीशंस होती हैं अपने हैंड की कि किस तरह से उसको ब्रेस्ट के ऊपर मूव करके आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो ऑफ एंड ऑन जांच कर लेनी चाहिए। यदि आपको शक होता है कि कोई गिल्टी है वहाँ पर, है ना, और वो कितनी भी छोटी हो सकती है, मटर के दाने जैसी छोटी भी हो सकती है, तो उसको अवश्य जाकर डॉक्टरी जांच करवाएं। अब डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर ये गिल्टी है उसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे किशोरावस्था होती है उसमें जब पीरियड्स आते हैं तो कुछ गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं और उसके बाद वो सेटल हो जाती हैं आफ्टर पीरियड्स, तो वो डॉक्टर्स को पता होता है, वो उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। परंतु यदि डॉक्टर को इसमें शक हो कि देयर इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर, तो वो विभिन्न प्रकार की जांच, जैसे सुई से एक FNAC की जांच होती है, मैमोग्राफी होती है, तो ये सब जांच करवा के वो लोग उसे देख लेते हैं एंड देन दे डू इट। इस अभियान की बात करें डॉक्टर अंजलि, तो इसको पोषण माह से भी जोड़ा जा रहा है, तो ये दोनों का जो ये मेल हुआ है ये किस तरह से साकार हो रहा है, और ये जो अभियान के पीछे की जो सोच थी वो वास्तव में साकार होती हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए, जो पोषण माह था वो
मुख्यतः WCD जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमेशा करता है सितंबर के महीने में। तो पोषण माह में आपको ये जानकर सरप्राइज़ होगा कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से जो NFHS के आंकड़े हैं उस हिसाब से हमारे 50% किशोर किशोरियाँ एनीमिक हैं। तो फिर और हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जब ग्रो करते हैं तो वो अपनी हाइट के उम्र के हिसाब से हाइट नहीं ले पाते और हाइट के हिसाब से उनका वज़न नहीं होता। तो ये दे आर कॉल्ड एज मालनरिश्ड बच्चे, सैम मैम के बच्चे होते हैं। तो ये इनके भी आंकड़े काफ़ी हैं। तो ये शुरू से ही पोषण माह हेल्थ और WCD का 1 महीने के लिए चलता कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर अंजलि, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप ज़रूर खास तौर से हमारी महिलाओं और बच्चियों के लिए एक छोटा सा संदेश देती जाएं। देखिए, मेरी तरफ से यही है कि सबसे पहले जिस तरह आप एयर ट्रैवल में बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन मास्क निकलेगा तो सबसे पहले आप खुद को ऑक्सीजन लगाएं, उसके बाद ही आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य का हिसाब है, यदि महिला अपने आप स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएगी। तो उसे ज़रूर इस अभियान का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप जाँच करानी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अंजलि, आप कार्यक्रम में आई और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आज हम आपसे यही कहेंगे खास तौर से हमारी महिलाओं और बहनों के लिए कि आप सभी का इतना ख्याल रखती है, अब कुछ समय खुद के लिए भी निकालिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए निकालिए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ होगी तभी बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा और हमारा राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर चलता जाएगा। आज के इस वक्त में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।